है भाई। जी सर, आ गया। अच्छा, तो मैंने इसमें मार्केटिंग, प्रॉफिट ओरिएंटेड, एडवर्टाइजिंग, ये सब करा दिया था, सेगमेंटेशन, है ना। यस सर। तो इंश्योरेंस और रिस्क से हमने बात शुरू करनी थी बेसिकली। जी जी। चलिए शुरू करते हैं। अब नजर आ रहा है ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। जी सर, आ रहा है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, ये क्या है, वेज पेमेंट्स, वेज इंसेंटिव प्लान, लेबर यूनियन, ये था मेरे ख्याल से गेस्ट पेपर में। लेबर यूनियन देखता हूँ। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट भी है, ट्रेड यूनियन है। ओके, हाँ सर, आपको पेपर ये दिया है, इसकी हमें हार्ड कॉपी मिल जाए कोचिंग से। तो मिल जाएगी, आप जाके ले लें। आ गई कोचिंग में, मतलब पीर को क्लास है ना हमारी, तो मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे। कौन सी क्लास है पीर को? अम वो अकाउंटिंग, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की। तीनों हैं? जी। अच्छा अच्छा, यस सर, हर मंडे होती है। गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो तो मैसेज आया था कि आइंदा नहीं होगी, बस वो मैसेज नहीं है आपके पास? अब पहले आया था, मगर कल वो कल सर ही। वो दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, यानी कि हाथी के दांत हो गए, ये तो दिखाने के लिए और खाने के लिए और हैं। जी। सही। अच्छा, अब देखें, राइट डाउन सम डिटेल्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल क्योंकि आया हुआ है मेरे गेस्ट पेपर में भी, हिस्सा है 5 ईयर में भी आया हुआ है, तो हम ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में क्या है जी? मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में किस किस तरीके से पेमेंट होती है, तो देखें ये सारे तरीके हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है जी स्ट्रेट सैलरी। स्ट्रेट सैलरी में क्या होता है? एक फिक्स सैलरी आपकी हो जाती है और वही फिक्स सैलरी आपको मुसलसल दी जा रही होती है, ठीक है ना। काम से उसका कोई लिंक नहीं होता, बस आपकी हाजिरी होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट हैं अपना इदारे में, तो आपको ये फिक्स सैलरी ज़रूर दी जाएगी। ये बहुत ही सिंपल होता है। दूसरा होता है टाइम वेजेस। टाइम वेजेस फी घंटे के हिसाब से होता है, 2 रुपये घंटा, 5 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा, 1000 रुपये घंटा। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटों के आपको पैसे मिल जाएंगे, तो वो टाइम वेजेस होता है, ठीक है जी। इसके बाद है जी शिफ्ट प्रीमियम। शिफ्ट प्रीमियम क्या होता है? दोज हु वर्क इन द आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट्स आर पेड शिफ्ट प्रीमियम इन एडिशन टू द देयर रेगुलर वेजेस। हर बंदा दिन में नौकरी करना चाहता है, रात में वो अपने घर जाकर सुकून हासिल करना चाहता है। अगर वो रात में मजबूरन काम कर रहा है तो उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जो कि शिफ्ट प्रीमियम कहलाता है। ये बहुत सारे इदारों में ये होते हैं, तो बहुत सारे इदारों में ये नहीं होते हैं। इसके बाद है बोनस पेमेंट। बोनस पेमेंट क्या होता है कि भाई लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशंस पे देयर एम्प्लॉइज एनुअल बोनसेस। बहुत सारे जो है ना इदारे क्या करते हैं, एनुअल उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको बोनस देते हैं। द बोनस रेफर्स टू one or more months additional basic salary or salaries companies pay for one to as high as 18 bonuses a year, depending upon financial soundness of the company and large agreement between the management and the labor unions. ठीक है जी। तो बोनस पेमेंट्स होती हैं। वो आखिरी में पीस मील रेट प्लान। पीस मील रेट प्लान क्या होता है? पर यूनिट। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शर्ट्स बना रहे हैं, तो जितनी आप शर्ट्स बनाएंगे उतनी शर्ट्स के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। भाई मिसाल के तौर पर सबा है हमारी, तो सबा जो है ना वो टी शर्ट सी रही है फैक्ट्री के अंदर। एक फी पर टी शर्ट जो है ना उनको मिसाल के तौर पर 50 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर उन्होंने 100 उन्होंने स्टिच कर ली तो 5000 रुपये एक दिन के मिलेंगे, 10 करेंगी तो 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये होता है पीस मील रेट प्लान होता है। ये बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारे इदारों में इसी तरीके से जो है वो पैसे दिए जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग एक सिलसिला होता है।
प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आएगा उतने ही पैसे आपको उसके हिसाब से दिए जाएंगे। प्रॉफिट अच्छा होता है उन जगहों में जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो, अगर प्रॉफिट कम है तो बेहतर है कि आप फिक्स पे बात कर लें, ठीक है ना। ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद है दिस सिस्टम हाउएवर इज नॉट फ्री ऑफ फॉल्ट्स। ज़ाहिर मसले होते हैं, करप्शन एवरी देयर इज पॉसिबल। डेयरनेस अलाउंस बहुत कम इदारे देते हैं आजकल। डेयरनेस अलाउंस जो है ना वो देना इदारों ने बंद कर दिया। ये क्या होता है कि समटाइम्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रेजिस्ट टू granting dearness allowance to their employees and rather prefer direct increase in their wages or basic allowances to their employees salary to meet havoc inflation। dearness allowance क्या होता है? वो अलाउंस जो महंगाई को मीट करने के लिए दिया जाए। सुना आपने? वो अलाउंस जो महंगाई को मीट करने के लिए दिया जाए। अब होता क्या है कि जी मतलब वक्त के साथ साथ महंगाई हो रही है ना भाई। अगर महंगाई बढ़ी है 17%, तो आपको सैलरी भी बढ़ानी होगी, 17% बढ़ानी होगी। तो दिस इज कॉल्ड डेयरनेस अलाउंस कि महंगाई बढ़ी 17%, आपने सैलरी भी 17% बढ़ा दी, तो दिस इज कॉल्ड डेयरनेस अलाउंस। इसके बाद है इंडेक्सेशन पे। इंडेक्सेशन पे क्या होता है? अंडर इट पे एंड पेंशन आर लिंक्ड टू इंक्रीज in prices or inflation compensating the loss of the purchasing power. If the inflation rate is 5%, eroding the same ratio of the purchasing power of money, the indexed pay will automatically be raised by flyer percent. इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली फ्लैट परसेंट से बढ़ जाएगी। इंडेक्सेशन पे होता है वो इन्फ्लेशन जो चल रहा होता है उसी के हिसाब से आपकी कंपनसेशन मिल रहा होता है। अगर 5% वो है तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो ये होता है फ्लायर परसेंट या इंडेक्सेशन पे। ये एक सवाल था, इसमें 8 हेडिंग्स थी, ठीक है जी। ये आपने करना है इस के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ और काम की चीज़ नज़र आ जाए। लेबर यूनियन, लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लेबर यूनियन की अब हम बात करते हैं कि लेबर यूनियन क्या होता है। Labor union is an association of workers which represent its members in negotiations with management of the company. Labor union एक एसोसिएशन होती है, एक लोगों का मजमूआ होता है जो अपने तमाम लेबर्स को, तमाम वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसके सामने? मालिक के सामने, इदारे के मालिक के सामने ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बार्गेनिंग एजेंट, the labor union as a bargaining agent representing its members at the negotiating table with the management. Once the union and the management reach an agreement, a written document is prepared known as labor contract or agreement, which remains in force for a stipulated period of time. ठीक है जी। लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक मुआहदा हुआ होता है लेबर और मालिक के दरमियान कि भाई इतने वक्त के लिए आप काम करेंगे, उसकी तनख्वाह आपको इतनी दी जाएगी। मीडिएशन, इट इज़ अ थर्ड पार्टी कॉल्ड by the union and the management for interceding. Mediation needed when dispute between them arises about interpretation of the agreement or else. मीडिएशन क्या होता है? जब दोनों में आपस में अगर मामलात एक दूसरे से तय नहीं पा रहे हैं तो उनको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो थर्ड पार्टी उन दोनों के दरमियान फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके बाद है आर्बिट्रेशन, व्हेन एन एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन इज नॉट अराइव्ड एट, द थर्ड पार्टी इज अपॉइंटेड टू मीडिएट between them and make a decision to be compulsively accepted by both the parties। कि भाई दोनों के दरमियान एक बंदा होना चाहिए, थर्ड पार्टी, जो दोनों के दरमियान फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत है। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस भी होते हैं, तो ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए भी ये काम करते हैं। शिकायतें, डेफिनेटली ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है? शिकायतें, एक दूसरे से शिकायतें हो जाती हैं, वो भी दूर करने में ये अपना किरदार अदा करते हैं। इसके बाद येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट, पीला कुत्ता कॉन्ट्रैक्ट होता है, where a worker under the pressure of management agree not to join the labor union। ये येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट होता है। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप अपने मालिक का कुत्ता बन जाएंगे, उसे वफादारी करेंगे, जैसा वो कहेगा वही करेंगे, लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये एक गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेमस है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चापलूसी करते हैं और अपने मालिक के जो है ना वो तलवे चाटना शुरू कर देते हैं और उनकी बात जो है ना वो मान दें, ठीक है ना।
अच्छा, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा हेडिंग नंबर 5 पर। फंक्शंस ऑफ लेबर यूनियन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो नाउ वी विल गो बैक टू द, क्या गया, क्या नज़र आ रहा है अब आप लोगों को, ज़रा बताइएगा। आई वांट टू शो यू, फंक्शन ऑफ लेबर यूनियन क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को अभी? सर, फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ लेबर। वही नज़र आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट में। आपका व्हाट्सएप में चला रहा है। व्हाट्सएप नज़र आ रहा है मेरा? अल्लाह अकबर, जी सर। ये तो गलत है, आप आंखें बंद कर लें, प्राइवेसी लीक हो जाएगी इस तरह तो। सर ये प्राइवेसी हमारे पास हुई है ग्रुप पे। नहीं नहीं, और भी तो है ना, और भी लोगों के मैसेज नजर आ रहे हैं आपको। 1 मिनट, मैंने ना ये सर बंद कर नहीं दिया। आ रहे, नहीं आ रहे। मैंने वो बंद ही कर दिया, मैंने वो तो बंद ही नहीं हो रहा था, मैंने काटना पड़ गया मजबूरन ना। वो कहाँ चला गया यार आपका गैस पेपर? आई हेट दिस, नजर ही नहीं आ रहा मुझे वो कहीं। सर गैस पेपर चाह रहा है कि आप व्हाट्सएप दोबारा खोलें। ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी नजर आया। अभी क्या नजर आ रहा है? आपके गैस पेपर आ रहे अभी गैस पेपर नजर आ रहा है? हैं। जी 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 सर, आ यस सर। अच्छा देखें, अब हमें ना ये हमारा टुकड़ा रहता है, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें से कुछ पकड़ना है हमने। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग तो हमने पढ़ लिया है मेरे ख्याल से, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग भी हमने पढ़ लिया है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ लिया है यार। इसमें से तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना हमने, पूल, कार्टेल, जॉइंट वेंचर। नहीं सर पढ़ा। आप पहले खुद नहीं काम सर, नहीं करवाते थे, अब पढ़ा। आप नोट से क्यों नहीं पढ़ाने पढ़ा लगे? सर। क्या मतलब? सर पहले आप खुद काम करवाते थे, वो ज्यादा इजी होता था, अब आप नोट से क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा देखें, सब कुछ आसान नहीं होता, कुछ याद भी करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती, कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं पास होने के लिए। तो सर जो आप करवा रहे हैं ये नोट्स सर नोट भी अब मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। बेटा अब ये कोई पार्टी तो है नहीं डिस्को की जो आपको मजा आएगा, समझ में आ रही है आपकी? तो कायदे में 14 पॉइंट आ गए सर। हाँ, 14 नुकात आ गए कायदे आज़म के। ज्यादा नुकात आ गए। वो भी है ना पार्ट 1 में, तो है ना? पार्ट 1 नहीं। और सर मैं बोलूं नोट्स वाला याद नहीं हो रहा तो? बेटा तो मेहनत ज्यादा करें, याद होगा इंशाल्लाह। सर नहीं हो रहा। बेटा आपको मैं तावीज दूंगा, वो आप बोल के पीजिएगा, इंशाल्लाह शिफा देगा अल्लाह, और आपको जरूर याद होगा। सर जरूर जरूर। सही है? सर आप तावीज भी देते हैं? हाँ हाँ, ऐसा वैसा, शादी का तावीज, सर ने सास बाबा जी वाला सास कोर्स भी आपके किया कदमों है। में, बहुत सारे तावीज हैं मेरे पास। यूनिवर्सिटी वाले कदमों में लाए सर। तो पास होने का दे दे। इतना पावरफुल बाबा नहीं बना, यूनिवर्सिटी वाले कदमों में नहीं आते, वो तो कदमों में रखते हैं बंदों को। सर पावरफुल बने ना आप, हमारा भी फायदा हो जाए। तो उसके लिए ना तपस्या करनी पड़ेगी थोड़ी और ना। आपको पता है ना तपस्या कैसे कहते हैं? सुना है आपने? जी। हाँ, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, 1 मिनट। अल्लाह अकबर, सेट नंबर 5 ये रहा। काइंड्स ऑफ गुड्स वगैरह पढ़ा दिया मैंने आपको? आई थिंक सर नहीं पढ़ा। नहीं Thanks. पढ़ा सर। कोई कह रहा पढ़ा दिया है, कोई कह रहा नहीं पढ़ा। दिखा दे, याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं दिखाता हूँ। लास्ट क्लास। स्टेप्स इन प्लेसिंग ऑर्डर आपकी स्क्रीन से गुजर रहा है। ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो पढ़ा दिया ना? जी जी जी, ये तो पढ़ा दिया। जी सर। अच्छा, ये तो आपकी क्लास क्लास में में पता है क्या करना है? आज की क्लास के बाद मेरे गेस्ट पेपर में जो कुछ है, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो आप मुझे हाईलाइट करके भेजेंगे, ताकि मैं उसकी एक पूरी MIS बना के रखूंगा अगली क्लास में आपको पढ़ाने के लिए ना। ओके।
हमारी ईद मिलन पार्टी भी होगी ऑनलाइन, सही है ना? सब अपनी अपनी जगह पर समोसे और बोतल लेके बैठेंगे, जूम पर आएंगे, सब एक साथ खाएंगे। ऐसे सही ही है? करनी। सर शुक्र पिकनिक आप ऑनलाइन समझ पिकनिक नहीं पे रहा आ रहे हो पिकनिक पे भी हम ऑनलाइन पिकनिक करेंगे जूम पर। हम सब अपनी घरों की छतों पर चढ़ जाएंगे, हवा आ रही होगी वहां पे खुली खुली ना। सही है? सही है, चलेंगे आप लोग ऑनलाइन पिकनिक पे? सर सब नो पागल हो सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखें, ये मार्केट स्ट्रेटजी ऑनलाइन पिकनिक लेके आप लोग हजार रुपए ले रहे हैं। उसके हाँ, चार्जेस मजा आपको भी ऑनलाइन नहीं मेरे आएगा। अकाउंट में जमा कराने होंगे ऑनलाइन पिकनिक के, ठीक है? नहीं सर, हमें हमारे जाना वाले है। इजाजत। अच्छा ये बताओ, ये मार्केट सेगमेंटेशन मैंने पढ़ाया था या नहीं? जी सर पढ़ाती है। जी सर पढ़ाया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यस सर, पढ़ा की दिया। क्लास में पढ़ाया ना सर ये ये तो भी मैंने। पढ़ा दिया था। जी सर। काइंड्स ऑफ गुड्स, मीडिया No, ऑफ sir. एडवर्टाइजिंग पढ़ा दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। जी भुट्टे आ गया। कितने अच्छे आगे तरफ भुट्टे मूंगफली सब आती है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में। यस सर। क्या बात है, सब पढ़ा दिया आपके सर ने तो यार। और हमने पढ़ भी तो लिया। हाँ, ये काइंड्स ऑफ गुड्स पढ़ाया मैंने। नो सर, ये नहीं पढ़ाया। ओह मिल नहीं। गया सवाल, बस यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा अगली क्लास से पहले ना आप मुझे लिस्ट डाउन करके भेजिएगा, ताकि मैं वो तमाम क्वेश्चन ना लिस्ट करके निकाल के रखूंगा, हमारा टाइम भी बचेगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुझे खत्म करना है असल में ना। सर और नोट्स में थे, हमें पेज कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले। जो नहीं मिले वो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे पास से, खत्म हो गई बात। थोड़ी मेहनत करें, लिख लें ठीक है सर आप पीडीएफ सेंड कर देना। बेटा, उसके चार्जेस सबकी। होते हैं, मैं अकाउंट नंबर दूंगा आपको, मेरे अकाउंट में जरा डिपॉजिट कराइए। तो करते हैं आपको हाँ कितनी फीस पे तो कर रहा है। सर, आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे पीडीएफ लेने के लिए तो बेटा, आपको पता नहीं तो मैं महंगाई कर कितनी दूंगी, हो गई है। फीस पे नहीं करूंगी। जी जी मैं कर दूंगी, मगर फीस पे नहीं करूंगी फिर कुछ। वो कोचिंग जाने आप जाने। खैर आप भी कोचिंग। वैसे भी अरे भाई, जनवरी की तो वैसे भी आखिरी फीस दोगे आप लोग, उसके बाद तो फीस ही नहीं होगी। फरवरी की थोड़ी फीस दोगे आप लोग। क्यों क्यों? नहीं, बस जनवरी की आखिरी फीस है आपकी भाई, 31 जनवरी को हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर फरवरी में मैं एक आध क्लास लूंगा भी तो वो फ्री होगी मेरी तरफ से, उसके आपको चार्जेस नहीं देने होंगे। सर फैब में पेपर्स हैं। फैब में पेपर हो सकते हैं 15 तारीख से। ठीक है। अच्छा आप देखें काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की काइंड्स। नहीं, यस सर। आई होप अच्छे आज हैं। की क्लास आपको इतनी बोरिंग नहीं लग रही होगी, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल भी जी नहीं सर। लगी सर। सही। अभी कह रही थी नींद आ रही है। खैर, वो सर काइंड्स ऑफ गुड्स देखें जी। काइंड्स ऑफ गुड्स दो होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो इंसान खरीदता है और खरीद कर उन्हें इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है ना? जो इंसान खरीद कर इस्तेमाल कर ले उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। These are the goods, commodities, products produced for consumption purposes of the people. ठीक है जी, ये पढ़ा पढ़ा दिया, जी जबरदस्त। मैं पढ़ा कह तो रही थी। जी से पढ़ा दिए हैं। जी सर, ये आप पढ़ा चुके हैं। ओके चलें, डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करते हैं। अब ये जो सवाल है इस वक्त हमारे पास, डिपार्टमेंटल स्टोर और डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स। डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप जो सवाल है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा स्टोर जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म का सामान अवेलेबल होता है जो आप खरीद सकते हैं। एक ऐसा स्टोर जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म का सामान होता है जो आप
खरीद सकते हैं। सही है जी, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये, अब ये सवाल दो तरह से आ सकता है। एक कि सिर्फ आया कि भाई एक्सप्लेन डिपार्टमेंटल स्टोर, डिस्क्राइब डिपार्टमेंटल स्टोर, और एक और तरीके से सवाल आता है जिसके अंदर ये होता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स। अब दोनों के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स के हिसाब से अगर सवाल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर, एक तो सिंपल इज दैट जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स के हिसाब से अगर सवाल आ जाता है तो आप तो सिंपल यही डिफरेंसेस लिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग सवाल आता है तो फिर किस तरह करेंगे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये कौन से चैप्टर में? बेटा ये है सेट 5 में होगा। आप आगे पीछे पढ़ा रहे हैं? आगे पीछे नहीं बेटा, मैं तो सीधे सीधे पढ़ा रहा हूँ। ये ना, ये जो गुड्स वुड्स वाला था, काइंड्स ऑफ गुड्स जिसमें था, उसी में है ये भी ना। ठीक है सर, ढूंढ लेंगे। अब पहली हेडिंग है ऑब्जेक्ट की, सप्लाई ऑफ एवरीथिंग अंडर वन रूफ। डिपार्टमेंट स्टोर का सबसे मकसद क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर का मकसद ये होता है कि तमाम चीजें एक ही छत तले आपको अवेलेबल हों। जब तमाम चीजें आपको एक ही छत तले अवेलेबल होंगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम मैंने शायद कराया था, वैसे चैट में बच्ची ने जो पूछा है। इसके अलावा सर गालिब ने भी कराया होगा आपको अलग से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि सेक्शन सी में इकोनॉमिक्स में भी तो वो है ना। नहीं, अभी सेकंड सी में नहीं पहुंचे। सर गालिब ने नहीं करवाया अभी। हाँ तो मैंने तो करवाया है। सर आपने नहीं करवाया। सर आपने भी नहीं करवाया। चार इकोनॉमिक सिस्टम नहीं करा आपको? कैपिटलिज्म, इस्लामिक, मिक्स, इस्लामिक नहीं करवाया। बाकी तीन करवाए? जी जी सर। ठीक है, सर। उसकी वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मैं सेंड करता हूँ आपको। ओके। नहीं सर, तो आप समझाएं। अरे तो वीडियो में समझाया हुआ तो है मैंने, मैं और कौन सा आपको कोई डांस वांस सर की उसमें सवाल थोड़ी कर सकते हैं। तो वीडियो देखकर सवाल पूछ लेना ना, कोई समझ में नहीं आए तो। सही है, ठीक है सर। ओके ओके। ऑब्जेक्ट देखें, डिपार्टमेंटल स्टोर, बिन हाशिम, इम्तियाज, नाहीद, चेजअप, चेज वैल्यू, इनका मकसद क्या होता है? तमाम चीजें एक ही छत तले आपको अवेलेबल होती हैं। देखिए, जब आपको कुछ बोलना नहीं हो तो आप माइक बंद रखिएगा ताकि मेरी आवाज आपको प्रॉपर आए, ठीक है ना। हाँ, कुछ बोलना हो माइक खोलें, फौरन बंद कर लें। नंबर 2, लोकेशन। लोकेशन कहाँ होती है? एक सेंट्रल लोकेशन होती है उनकी, एक आइडियल लोकेशन पर जाकर ये प्लेस होते हैं जहां पर इनको लगे कि यार यहाँ पर ये बहुत ही सेंटर पॉइंट है, बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है। ठीक है जी, तो ये भी है। इसके बाद रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ताकि लोगों को कुछ भी खरीदना है तो एक ही छत तले इनको मिल जाए। मतलब कपड़े, बर्तन, गोश्त, सब्जी, कॉस्मेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ। टाइप ऑफ कस्टमर, कौन लोग वहां पर जाकर खरीदारी करते हैं? अमीर और फैशनेबल लोग जो है वो वहां जाकर ज्यादा खरीदारी करते हैं। आप लोग हैं ना, अमीर भी हैं आप लोग, फैशनेबल भी हैं आप लोग, जाते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ कस्टमर्स हो गया। प्राइसिंग, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कीमत होती है। कॉस्मेटिक्स की अलग है, दूध डब्बों की अलग है, बच्चों के कपड़ों की अलग है। हर चीज की जो कीमत होती है वो डिफरेंट होती है। इसके बाद है सर्विसेज, ऑफर टॉयलेट, होम डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज। भाई ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर वॉशरूम्स भी बने हुए होते हैं। एक तो आप खरीदारी करते करते अगर आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप वहां जा सकते हैं। प्लस ये कि आपके होम डिलीवरी भी होती है। ठीक है ना। इसके बाद है नेचर ऑफ सेल्स, कैश और क्रेडिट दोनों पर ये होती है। इसमें आप मंथली कस्टमर कार्ड बनवा सकते हैं, महीने पे जाकर आपको पेमेंट करनी होगी, लेकिन मंथली कस्टमर कार्ड बनने का तरीका होता है। डेकोरेशन बहुत ही सज धज के बना हुआ होता है। यही वजह होती है कि कुछ गरीब लोग यहाँ पर सिर्फ पिकनिक के तौर पर जाते हैं। जब इम्तियाज स्टोर खुला तो अब यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं खरीदना था, लेकिन मैं गया, देख कर आया। मैं ऐसे घूम घाम के आया, उसके अंदर कुछ भी नहीं खरीदना था मुझे, लेकिन सिर्फ मैं वहाँ पे पिकनिक के तौर पर गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई फैमिली अलाउ है, तो मैं तो अकेला गया था, फैमिली के साथ नहीं था। एक छिछोरा दोस्त मेरे साथ था। फिर क्या हुआ, मैंने देखा 2-3 खवातीन जा रही, उनके साथ मैंने उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। मैं बोला फैमिली है, मैं भी घुस गया अंदर। इस तरह से मैं अंदर गया था वहाँ पर ना एक बार। खैर अब पता नहीं फैमिली होती है नहीं होती, उसके बाद मैं दोबारा गया भी नहीं, मुझे मजा भी नहीं आया वहाँ पे ना। तो डेकोरेशन,
डेकोरेशन जरा अच्छा होता है, बड़ा चमकीला भड़कीला होता है और लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है, हर चीज़ सजी हुई रखी होती है। वहाँ पर वो इतनी अच्छी लग रही होती है, घर ले आओ खरीद के तो आए, ये क्या खरीद लिया मैंने? वो फिर घर जाकर आकर जो है ना बुरी लगने लगती है। ओनरशिप क्या होती है? बिग डीलर्स जो है उसके मालिकान होते हैं, अमीर लोग उसके मालिकान होते हैं, ये अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ भी करते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन गुड्स भी अवेलेबल होते हैं उनके, वहाँ से आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये 10 या 11 पॉइंट्स हो गए। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स बहुत हैं। ठीक है जी। सर 10 लिख अगर आप 8 लिखेंगे तो वो भी काफ़ी होंगे। 10 याद कर लेते हैं, 8 तो बच ही जाएंगे पेपर तक। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। इसके बाद हम बात करेंगे चेन स्टोर की। ठीक है जी। चेन स्टोर क्या होता है? चेन स्टोर इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद 4 और मोर ब्रांचेस डीलिंग इन द सेम मर्चेंडाइज आर रेफर्ड टू एज़ चेन स्टोर। भाई चेन स्टोर उसे कहते हैं जिसके कम से कम 4 स्टोर हों, चारों का मालिक एक हो। 4 स्टोर हैं लेकिन चारों का मालिक कौन होगा? एक ही बंदा होगा, जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने स्टोर चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर चेज़अप है, वो भी चेन स्टोर कहलाता है। इम्तियाज़ है, वो भी चेन स्टोर कहलाता है। चेज़अप, इम्तियाज़ के अलावा दीगर बाटा है, ठीक है जी, दिलपसंद है। देयर आर सो मेनी चेन स्टोर्स के जो एक 4 से ज़्यादा अपने आउटलेट्स को मेंटेन कर रहे हैं हमारे कराची के अंदर। पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये एक ब्रांड बना लेते हैं, इनका एक नाम होता है और लोग इनके नाम से खिंचे चले आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चेन स्टोर्स की, इसका पहला पैरा करेंगे, पर्सपेक्टिव का पैरा आप नहीं करेंगे। पहला पैरा करेंगे, पर्सपेक्टिव का पैरा आपको नहीं करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेन स्टोर, नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी ऑफ काइंड। तमाम चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है जी। जैसे बाटा है, सर्विस शूज़ है, सिंगर है, केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, ठीक है ना, नैंडोज़ है। ये सब सेम चीज़ें बेच रहे होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ चेन, भाई जैसा कि मैंने बता दिया सर कम। अभी जो आपने बात बोली थी इससे पहले वो बता दे दोबारा, नेट क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, चेन स्टोर उसे कहते हैं जो कम से कम 4 स्टोर मेंटेन करें कुछ जगहों पर, या कम से कम 2 तो हों। मिनिमम जो है ना वो 2 है कुछ जगहों पर मिनिमम 4 है। केएफसी कितने सारे आउटलेट अपने मेंटेन करता है, तो ये एक चेन स्टोर कहलाता है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ चेन भी आपने सुन लिया, मिनिमम 2 यूनिट्स तो जरूर होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए चेन स्टोर। सेंट्रल ओनरशिप, जितने भी ये होंगे स्टोर, सबका मालिक कितने होंगे? सबके मालिक एक ही बंदा होगा। सेंट्रल बाइंग, खरीदारी सबकी एक ही जगह से होगी, बेचा अलग अलग जाएगा। दोबारा सुनिएगा, खरीदारी सबकी एक ही जगह से होगी लेकिन बेचा अलग अलग जाएगा। सही है जी। सेंट्रल मैनेजमेंट का मतलब है ऑल द यूनिट्स और ब्रांचेस ऑफ द क्लेम चेन स्टोर आर गवर्नड एंड मैनेज्ड सेंट्रली एट द हेड ऑफिस। ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है इसकी, और ये मैनेज जो है वो अपनी सेंट्रल ऑफिस से ही होता है, यानी कि हेड ऑफिस से होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। बेटर मर्चेंडाइजिंग, ठीक है ना, डेकोरेशन इसका होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेटर सर्विसेज होती हैं, प्रिंसिपल प्राइस अपील होती है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि बेटर मर्चेंडाइजिंग में क्या है? डेकोरेशन अच्छा, क्वालिटी अच्छी, बेटर सर्विस, जी सर करती हुई खवातीन भी रखी होती हैं, लड़के भी खूबसूरत रखे हुए होते हैं उन्होंने। प्राइस अपील, आप लो प्रॉफिट पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा, कॉस्ट भी इनकी कम होती है क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे होते हैं ना, तो लो कॉस्ट। और मैं 7-6 पॉइंट लिखे हुए, इसमें से आपने सिर्फ 2 करने होंगे। बाइंग इकोनॉमीज का मतलब है कि ये लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो इनको सस्ता मिलता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इनकॉम्पिटेंस। देखें, जितना भी आप मिकदार बढ़ाते हैं, आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो आपकी मिसमैनेजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर आप काम करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई गलत काम कर देंगे। द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस आर इनेट। डिसऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर है बड़ा काम होगा, मिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। लो प्राइस प्रोडक्ट्स, जो है ना, लोग आएंगे, लो प्राइस प्रोडक्ट खरीदेंगे और चले जाएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं उनका इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स सैलरी पर होते हैं, तो उनको सिर्फ अपनी सैलरी से गर्ज होती है, इदारे की तरक्की से इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं होती है। मिसलेनियस क्रिटिसिज्म, chain stores show the tendency of monopoly, employees are forced to work long hours, pay scale are low, encouraged to spend lavishly। जो लोग इस तरह के स्टोर से खरीदते हैं ना, वो ज्यादा खर्च कर देते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा वो खर्च कर देते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या होता है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ज्यादा घंटे, लंबे टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ता है और सैलरी उनकी कम होती है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस।
यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। अगली क्लास से पहले आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग मुझे पूरी डिटेल देंगे कि ये सवाल सर हमारे रह गए हैं, पूरी लिस्ट डाउन करके, ताकि मैं अगली क्लास से पहले पूरी प्रिपरेशन से आऊँगा। कम से कम आपको 4 से 5 सवाल मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि जनवरी के लास्ट वीक से पहले आपको ना सिर्फ ख़त्म करना है हम अपने कोर्स को, बल्कि फिर हमने रिवीजन का भी थोड़ा सा रखना है, ओवरऑल थोड़ा सा आपको गाइड भी करना है ITB के हवाले से। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।